अब वो क्या करते पता है, वहाँ पे सब जो है बर्ड्स थे उनको मार के गिरा देते हैं, बर्ड्स मर जाते हैं। तो बर्ड्स आते थे, पिक करके चले जाते थे। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। चलो जंप करते हैं। ओके फाइन। सो हुआ ये कि एक इक्वेडोर, ओके, यहां से एक बार एक शिप जिसका नाम था HMS बिगल, वो नाम दिया गया था जो शिप का जो कैप्टन है उसके नाम पर से। ओके, तो ये शिप वॉज प्लानिंग टू गो फॉर अ वॉयज। ओके, यहाँ पे शिप जाने वाली थी। फाइन, ओके। तो इस शिप में एक 22 साल का लड़का जिसका नाम डार्विन है, वो भी इस शिप में कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। इस 22 साल का जो लड़का है डार्विन, इसके पिताजी है बिजनेसमैन, राइट। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, सो फाइनेंस का कोई इश्यू नहीं है। सो डार्विन यहाँ पे बैठ जाते हैं 22 साल के, एंड यहाँ पे उनकी जर्नी शुरू हो जाती है, राइट। ओके, यहाँ पे जर्नी आते आते यहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं गैलापागोस आइलैंड्स पे। ओके, जो 11 से 12 या 13, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट ये छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ एक आइलैंड है। ओके, यहाँ पे आने के बाद डार्विन जो 22 साल का है, ही इज़ मच मोर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द नेचर। वहाँ पे आने के बाद 22 साल का जो अपना डार्विन है उसे दिखाई देते हैं कुछ बर्ड्स। ओके, जब ये बर्ड्स को देखते हैं डार्विन, तो उनके माइंड में ख्याल आता है, यार यही तो बर्ड्स वहाँ पे इक्वेडोर पे भी है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, लेकिन उनकी जो बीक है, राइट, वो अलग है और इनकी तो अलग है। यार एक क्या चक्कर है यार, क्या यहाँ पे चल क्या रहा है। ओके, सो ही सरप्राइज, ही इज शॉक्ड, यार ये डिफरेंस कैसे है, हाउ इज दिस पॉसिबल कि वहाँ पे बिक अलग है और यहाँ पे बिक अलग है, हाउ इज दिस पॉसिबल। वो क्या करते हैं, ही डिसाइड्स कि नहीं, आई वॉन्ट द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड सी। एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है और उसके बाद टोटल कितना बायोलॉजी में, साइंस में हमें एक कितना बड़ा आविष्कार आप कह सकते हो, थ्योरी उन्होंने दी है। सो दैट वाज द डे कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बिग। ओके फाइन। अब वो क्या करते पता है, वहाँ पे सब जो है बर्ड्स थे उनको मार के गिरा देते हैं, बर्ड्स मर जाते हैं। यस, बर्ड्स को मारना पड़ा। मारने के बाद उन्होंने फॉर्मेलिन में उस बर्ड्स को रख दिया। फॉर्मेलिन जिसमें आप उस सॉल्यूशन में रखोगे तो जो है जो बर्ड जो है फ्रेश रहेंगे, मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होगा। फाइन। और यहाँ पे जो शिप जो इनिशियली 2 साल के लिए उनका प्लानिंग था जर्नी का, अब 5 साल बीत चुके हैं एंड अब दे आर रिटर्निंग टू देयर होम। यहाँ पे आने के बाद 22 साल के डार्विन क्या करते हैं, आते हैं और अपने दोस्त को एक आवाज़ लगाते हैं। वो कहता है क्या हुआ भाई। वो कहते हैं देखो यार, मेरे पास तो कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओके, सो लाए हैं बर्ड्स यहाँ पे एंड ही इज द स्पेशलिस्ट ऑफ द बर्ड साइंस। ओके, सो यहाँ पे डार्विन ने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो इन बर्ड्स को स्टडी करे और मुझे बताए कि एग्जैक्टली इनमें क्या डिफरेंस है एंड हाउ इज दिस डिफरेंस, मतलब एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, ये अलग अलग स्पेसीज है कि एक ही स्पेसीज है, एग्जैक्टली क्या है इनके बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन मुझे बताए। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने उसको स्टडी करना शुरू किया। स्टडी करने के बाद डार्विन ने एक थ्योरी यहाँ पे दी। वो थ्योरी थी कि जो बर्ड्स हैं, ये जो बर्ड्स हैं ये एक ही स्पेसीज है, नॉट द डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज, एक ही स्पेसीज है एंड द ऑल द स्पेसीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। और उस टाइम पे दिस वॉज समथिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द कॉमन बिलीफ, क्योंकि तब लोगों का मानना था कि ये जो अलग अलग बर्ड्स हैं इनको भगवान ने, नेचर ने क्रिएट किया है, दीज आर द ऑल द सेपरेट बर्ड्स। जबकि डार्विन का ये कहना था कि ये जो सब बर्ड्स है ये एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। और इस पे 20 साल तक रिसर्च किया है डार्विन ने। उसके बाद हमें बताया है कि हाउ द डिफरेंट बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। इवॉल्व, व्हाट इज इवोल्यूशन? अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, इवोल्यूशन इज नथिंग बट द चेंज इन कैरेक्टर, चेंज इन कैरेक्टर दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हम पहले 2 हाथ 2 पैर पे चलते थे, क्वाड्रपेडल। ओके, अब हम 2 पैर पे चलते हैं तो हमारे कैरेक्टर में चेंजेस हुए। दिस इज चेंज इन कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन। सो दिस इज द इवोल्यूशन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। ये बोलना था डार्विन का। ओके, मतलब डार्विन साहब का बोलना था ये कि देखो, उनका क्या बोलना था कि ये जो अलग अलग बर्ड्स है ये अडेप्ट हुए हैं। अडेप्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, अडेप्ट। ओके,
ये क्या हुए हैं, अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट हुए हैं, मतलब एनवायरनमेंट के साथ उन्होंने खुद को एडजस्ट किया है, अडेप्ट हुए हैं। मतलब जैसे अभी ये बर्ड है, इनको कहते हैं डार्विन्स फिंचेस। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये बर्ड है, ये खाता है सीड, और सीड को खाने के लिए उसकी जो बीक है ये मोटी हो गई है, थिक हो गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बर्ड है, अनादर बर्ड, जो बर्ड्स पे फीड करता है, तो उसकी बीक अलग है। अभी एक अनादर बर्ड देखो आप, वो इंसेक्ट पे फीड करता है, इंसेक्ट को कैच करने के लिए, उनको मारने के लिए उसकी थिक मतलब थिन है और काफ़ी नोकीली बीक यहाँ पे है। सो दिस इज द रीज़न, वहाँ पे इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए इन बर्ड्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होने के लिए प्रॉपरली, राइट। तो डार्विन ने ये कहा था कि दिस ऑल बर्ड्स दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे एक एमसीक्यू जो पूछा गया था नीट 2013 में, वो एमसीक्यू ये था कि डार्विन के जो फिंचेस है वो फीड करते हैं सीड पे, वो फीड करते हैं इंसेक्ट पे, क्या वो कैरी ऑन भी है? कैरी ऑन मतलब द वन हु फीड्स ऑन द डिकेइंग और डिकम्पोज मैटर। ओके, जो बॉडीज रहती है, डेड बॉडी, वो डिकम्पोज होने के बाद क्या उन पे फीड भी ये बर्ड्स करते हैं? नहीं। So these are the feeders, they feed, some of them feed on seeds, some of them feed on insects, but none of them feeds on dead और decomposing matter पे कोई फीड नहीं करता है। So this was the NEET 2013, यहाँ पे हमें बताया गया डार्विन ने कि these all the different varieties of the birds, they are originated from the common ancestor. Okay, but यार what is the driving force? ये how is this possible? ठीक है, हमने मान लिया कि common ancestor से originate हो रहे हैं, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? ये किस तरीके से इवॉल्व हुए? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस इवोल्यूशन? उसका भी आंसर हमें दिया है डार्विन ने। डार्विन ने ये भी बताया कि जिस तरीके से अलग अलग बर्ड कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं, हम भी चिंपांजी से हम इवॉल्व हुए हैं, मतलब हम चिंपांजी के ही रिलेटिव है। तब उनको काफ़ी अपोजिशन मिला, लोग उनके कार्टून्स बनाने लगे इस टाइप के। ओके, उन्होंने कहा नहीं, मेरा जो बोलना है बिल्कुल ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज ड्राइविंग द फोर्स। नेचुरल सिलेक्शन इनको पुल करता है और अलग अलग कैरेक्टर्स इनको देता है। हम कहते हैं कि ये इवॉल्व हो गए हैं, इनके कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द इवोल्यूशन। यार ये नेचुरल सिलेक्शन है क्या? चलो उसको भी समझते हैं। देखो अब क्या हुआ, जो ट्री है, ट्री के बाग पे दो टाइप के मॉथ बैठते हैं, एक है लाइट कलर मॉथ, एक है डार्क कलर मॉथ। ये सीन चल रहा था, राइट। अब क्या है कि जो बर्ड्स हैं जिनका ये फूड है, ये मॉथ, तो बर्ड्स के लिए मुझे पता है which of these two moth is more identifiable, which of these two is more easy to pick up? Yes, dark color moth, because it is you can easily identify कि against this background डार्क कलर का मॉथ जो है इजीली आइडेंटिफाइबल है। तो बर्ड्स आते थे, पिक करके चले जाते थे, राइट। फिर से बैठता था कोई और आके डार्क कलर का मॉथ, फिर से आके उसको लेके जाते थे, बर्ड्स को खा डालते थे। ओके, मतलब इन शॉर्ट एनवायरनमेंट में लाइट कलर के मॉथ ज़्यादा थे एज कंपेयर टू डार्क कलर्ड मॉथ। फाइन, यहाँ तक भी स्टोरी क्लियर है। अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उस ज़माने में, धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद ऑफ कोर्स पोल्यूशन बढ़ने लगा। पोल्यूशन बढ़ने के बाद ये जो यहाँ पे पार्टिकल्स, पोल्यूटेड पार्टिकल्स की वजह से ये जो ट्री बाग था वो भी यहाँ पे ब्लैकिश होने लगे, ट्री बाग्स डिफरेंट ट्रीज के। और अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे लाइट कलर का मॉथ ये इजीली आइडेंटिफाइबल बन रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है बैकग्राउंड के साथ। अब क्या हुआ पता है, अब आने लगे बर्ड्स और बर्ड्स इनको अब खाने लगे। फिर से बैठते थे, अब बर्ड्स इनको खाने लगे। मतलब इन शॉर्ट अब लाइट कलर जो मॉथ है इनकी क्वांटिटी कम होने लगी, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी, डार्क कलर की बढ़ने लगी। मतलब अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी यहाँ पे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक स्टोरी चल रही थी जब लाइट कलर मॉथ थे, उसके बाद नेचर ने इनको सिलेक्ट किया कि अब ये ग्रो होंगे। क्यों ग्रो होंगे? क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ वो अडेप्ट हो चुके हैं। क्या इसके पहले वो नहीं थे? इसके पहले भी वो थे, लेकिन जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उनकी अडेप्टेबिलिटी
that is more productive, they are more adaptable to the change environment। और यहाँ पे जो चेंज हुआ हम कहते हैं इसको, देखो कि ये इवॉल्व हो चुके हैं, हम इसको कहते हैं इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। यही हमें बताया मिस्टर डार्विन ने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ रही है, यहाँ पे जो इवोल्यूशन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन जो हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है ताकि ये लोग सस्टेन कर पाए, राइट। नेचुरल सिलेक्शन में रिकॉम्बिनेशन में क्या है, डायरेक्शन लेस वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं जो जेनेटिक वेरिएशन जो है, जो एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। डिफिकल्ट लग रहा है? दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द फर्स्ट एग्जाम्पल वाज ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन। मतलब मेलानिज्म मतलब डार्क कलर जो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ, उसके बाद जो हमें दिखाई देता है यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नाउ लुक एट दिस अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द बैक्टीरिया। ओके, अब इन बैक्टीरियाज में ये सब बैक्टीरिया है, उसमें कुछ रेड कलर के भी 2 बैक्टीरिया हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो ब्राउन कलर के बैक्टीरिया है वो ज़्यादा है। अगर हमने यहाँ पे पेनिसिलिन डाल दिया, मान लो एंटीबायोटिक है, तो मेडिसिलिन डालने के बाद मान लो कि ये जो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है, जो ससेप्टिबल है इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को, वो बैक्टीरिया यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। अब ये जो बैक्टीरिया है, इनमें कुछ जीन्स अलग है अदर बैक्टीरिया से, जिनकी वजह से पेनिसिलिन इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाया। अब ये क्या हुआ पता है, अब यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लिया नेचर ने उनको, नेचुरल इनका सिलेक्शन हो गया, राइट। नेचुरली इनका सिलेक्शन हो गया और अब ये मल्टीप्लाई होने लगे। ओके, मतलब हुआ क्या, सबसे पहले ब्राउन कलर के थे, यहाँ पे ब्राउन कलर के ऊपर हमने एंटीबायोटिक डाला। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया थे जो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक के वजह से वो मर नहीं रहे थे, क्योंकि उनमें कुछ अलग टाइप के जीन्स थे। वही बैक्टीरिया आगे चल के उनका ज़्यादा ग्रो हुई, उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी और अब हमें दिखाई देता है कि उनका कैरेक्टर अब चेंज हो गया है। सो इसके लिए ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं। ओके, बर्ड्स के इसमें, हमारे इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग गए ये चीज़ होने में। यही हमें कहा था डार्विन ने कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब देखो नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ, रेड कलर बैक्टीरिया का हुआ। अब ये रेड कलर के बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पे बढ़ गई है। सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल industrial melanization, another example is of antibiotic resistant bacteria। ओके, सो देवी और सज्जनों, आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुझे बताइए अगर ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जो पेनिसिलियम फंगस से बनता है, तो मुझे बताइए कि पेनिसिलियम फंगस एंड दिस बैक्टीरिया, दिस ब्राउन कलर बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप है। इज इट कमेंसलिज्म, इज इट अमेंसलिज्म, इज इट म्यूचुअलिज्म, कौन सी रिलेशनशिप है? अगर पता होगा तो मुझे पक्का बताना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक हमें कोर्स ऑफ एक्शन भी हमें पता होना ज़रूरी है। जो बैक्टीरिया से ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दे ओवर प्रोड्यूस, उनका ओवर रिप्रोडक्शन होता है। देखो थाउजेंड्स, लैक्स एंड लैक्स ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स कितने ज़्यादा क्वांटिटी में एग्स देते हैं, उसके बाद उनका ब्रीडिंग होता है। ओके, सो ओवर रिप्रोडक्शन होने के बाद पॉपुलेशन की साइज बढ़ती है। एक टाइम ऐसा आता है जब पॉपुलेशन की साइज कांस्टेंट होती है, वहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएशन मिलते हैं ऑर्गेनिज्म में। जैसे इस एग्जांपल में बैक्टीरिया में मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया मिल रहे हैं। उन वेरिएशंस में से जो फेवरेबल वेरिएशंस है, जो इन्वायरमेंट को अडेप्टेबल वेरिएशन है, उन वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है नेचर। डार्विन ने कहा था नेचर उन वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है और वही पर्टिकुलर वेरिएंट जो एनवायरनमेंट में ससेप्टेबल है, जो एनवायरनमेंट में सस्टेन कर, नॉट ससेप्टेबल, जो एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाते हैं, तो वही आगे चल के अनदर टाइप के कैरेक्टर डेवलप करते हैं। हम कहते हैं इवोल्यूशन हो चुका है, उनको कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन हुआ है उन पर्टिकुलर वेराइटीज़ का। जैसे यहाँ पे रेड कलर वेराइटीज़ के जो बैक्टीरिया है उनका सिलेक्शन हुआ है। सो दिस इज अ कोर्स ऑफ एक्शन। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन ऑल इंडिया 2003। सो ओवर reproduction, constancy of population size, then there is a variation and natural selection। natural selection कब होगा? जब variation रहेगा तभी तो natural selection होगा। आपको चीज़ों को सिलेक्ट करना है, जब आपके पास वेराइटी होगी तभी तो सिलेक्ट करेंगे। तो जब वेरिएशन पहले आएगा उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन होगा। सिंपल है। ओके, अनदर पॉइंट। ओके, मान लो यहाँ पे 2 लेपर्ड है, तो
हमें डार्विन ने ये भी बताया कि जो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब ये चीज़ क्या है? अब यहाँ पे डार्विन का कहना था कि मतलब लेपर्ड, दोनों लेपर्ड एक ही स्पीसीज के हैं। अब नाउ अगर यहाँ पे इन लेपर्ड्स के अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है, डियर कम है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, जो जीत जाएगा वो जाके डियर को मार देगा, खा जाएगा। यहाँ तक तो स्टोरी सिंपल है। डार्विन ने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे एक अलग टाइप की स्पीसीज है, ओके, अब क्या हो रहा है? यहाँ पे एक अलग टाइप की स्पीसीज है, लॉयन है और लेपर्ड है। अब इस केस में ये होगा कि लेपर्ड उसको मारने के लिए जाएगा, लॉयन कहेगा कि पहले तू भाग, ओके, और इसके बाद लॉयन जाके डियर को खा लेगा। और फिर से लेपर्ड आएगा, लॉयन फिर से बोलेगा कि तू भाग जाए यहाँ से, मुझे खाना है। तो इसकी वजह से तो क्या है कि लेपर्ड तो बेचारा सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये जो लेपर्ड्स है इनमें कुछ लेपर्ड्स रहेंगे जिनका नेचुरल सिलेक्शन होगा, उनकी एबिलिटी होगी ताकि वो इसके साथ भी झगड़ा कर सके लॉयन के साथ, ताकि वो क्या कर सके? इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सके, इन्वायरमेंट में खुद जिंदा रह सके। सो अब जब ये आएगा लेपर्ड कुछ सालों बाद, तो उसमें हमें कुछ चेंजेस मिलेंगे, हम कहेंगे कि वो इवॉल्व हो चुका है। सो यहाँ पे जो डार्विन ने हमें कहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। जो इवोल्यूशन के लिए जो मेन फोर्स जो आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक, नॉट द इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब द स्पेसीज, दो स्पेसीज के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में होने वाला कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक सेम स्पेसिफिक के बीच में, सेम स्पेसीज के बीच में होने वाला कंपटीशन। सो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ओके। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन लीड्स टू द इवोल्यूशन। जैसे नेचुरल सिलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स है, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए डार्विन ने ये भी हमें बताया है कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन, ओके। तो लोगों ने कहा यार ठीक है, तुम्हारा कहना है कि वेरिएशंस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में, फिर जिसके पास बेटर एडेप्टेबल वेरिएशन होते हैं, जिसको तुम नेचुरल सिलेक्शन कह रहे हो, वो आगे पास ऑन होते हैं ऑफस्प्रिंग के पास। तो हमें बताइए कि हाउ दिस वेरिएशन can be passed from one generation to another generation. How this is possible? सबसे पहले डार्विन ने कहा कि इवोल्यूशन होता है। लोगों ने कहा कि इवोल्यूशन कैसे होता है? डार्विन ने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन होता है। लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से पॉसिबल है ट्रांसमिट करना, उसको एक्सप्लोर करने, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन साहब ने हमें दी यहाँ पे थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। यहाँ पे डार्विन का कहना था कि हमारे बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन्स है, उन अलग अलग ऑर्गन के पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं गेम्यूल्स। उन गेम्यूल्स के पास क्या है? these are the things or these particles, these gemmules are the particles जिसके वजह से ये जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल का नेचुरल सिलेक्शन होगा ताकि वो आगे सस्टेन कर पाए। यही गेम्यूल्स अलग अलग ऑर्गन से निकल के थ्रू द ब्लड यहाँ पे आ जाएंगे गमेट्स के पास, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, और जब इन दोनों का मीटिंग होगा मेल फीमेल का, तब उनके ऑफस्प्रिंग में भी ये गेम्यूल्स पास ऑन हो जाएंगे। ये कहा थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में जो डार्विन ने दी थी, ओके। ध्यान से सुना। सो यहाँ पे देखो, डार्विन का कहना था अलग अलग ऑर्गन के पास कुछ पार्टिकल्स है, गेम्यूल्स, जिसके वजह से उनको एक डिफाइंड कैरेक्टर मिल जाता है, जिसके वजह से उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है। ये जो गेम्यूल्स है ये थ्रू द ब्लड यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं, और जब यहाँ पे जब मीटिंग होता है तब यही गेम्यूल्स आफ्टर मीटिंग थ्रू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपने ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, और वो जो ऑफस्प्रिंग है उनको वो कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। ये कहा डार्विन ने एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ दिस कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन एक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एक बंदे ने, कि कहा, डार्विन ने कहा कि यार तुमने कहा कि ये जो गेम्यूल्स से ब्लड से पास होते होते रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाते। तो उस बंदे ने क्या किया कि एक रैबिट लिया और रैबिट के ब्लड में से खून में मतलब ब्लड निकाला बॉडी में से, और वो दूसरे रैबिट को ब्लड उसने इंजेक्ट कर दिया, और कहा कि अब इस रैबिट के पास जो गेम्यूल्स है, अब तो वो इस रैबिट के पास भी आना चाहिए, क्योंकि तुमने कहा कि ब्लड में गेम्यूल्स होते हैं, ओके। तो अब इसके कैरेक्टर उस रैबिट में आना चाहिए, वो तो आए ही नहीं, ओके। वो कैसे आएंगे? नॉट पॉसिबल ना, ओके। सो दिस वेर द ऑब्जेक्शन दैट डार्विन हैड टू फेस, ओके। और इसकी वजह से डार्विन की जो थ्योरी है यहाँ पे रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी
कि यहाँ पे हाउ द वेरिएशन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। डार्विन की इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। बाद में जो मेंडल आया तो मेंडल ने उस फैक्टर को कहा था, मतलब उस चीज को कहा था, उस पार्टिकल्स को कहा था फैक्टर्स। ओके, जिसके बाद हमने उनको जीन कहा, जो गमेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, सोमैटिक सेल से नहीं ट्रांसमिट होते हैं। सो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस को रिजेक्ट किया गया। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू डार्विन, फिटनेस मीन्स reproductive fitness. Okay, very important. Okay, the fitness, the survival of the fittest, ये word डार्विन ने नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, द डार्विन फिटनेस का मीनिंग है डार्विन के मुताबिक द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ओके, जो फिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ पता है, डार्विन साहब वो सब HMS बीगल शिप में से आए थे, उसके बाद उन्होंने रिसर्च शुरू किया। उनकी वाइफ भी बड़ी खतरनाक थी, पता है, उनकी वाइफ और उन्होंने एक बड़ा सा फार्म लिया था, वहाँ पे वो अलग अलग एनिमल्स को मार के लाते थे, उनका स्टडी करते थे। 20 साल तक उन्होंने स्टडी किया, हज़ारों लेटर्स उन्होंने लिखे अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में जो लोग थे कि यार मेरे पास ये बर्ड जो है उसकी बीक इस तरीके की है कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी इंडिया में भी कोई ऐसा बर्ड है जिसके पास इस टाइप की बीक है। सो ही वॉज आस्किंग द क्वेश्चंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो इस चीज को करने के लिए डार्विन को लग गए 20 साल। ओके, अब 20 साल जब लग गए तो डार्विन को एक दिन एक खत आ जाता है। उन खत भेजने वाला का नाम था मिस्टर अल्फ्रेड वेलेस। ओके, तो मैं उस खत में लिखा था कि अल्फ्रेड वेलेस को भी इसी टाइप के फाइंडिंग मिले हैं, और अल्फ्रेड वेलेस ने एक ऐसे लिखा था जो प्रूव कर रहा था कि जो डिफरेंट जो यहाँ पे जो हमें बर्ड्स मिल रहे हैं, हमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। उसके बाद एकदम से बत्ती जल गई डार्विन के माइंड में, और डार्विन ने उसका बुक पब्लिश कर दिया 20 साल के बाद। सो द थ्योरी, उसका जो क्रेडिट है वो दोनों को मिलता है, मिस्टर अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन को, जिन्होंने अलग अलग रिसर्च किया लेकिन दोनों का फाइंडिंग एक ही था। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमाए हैं डार्विन ने उस जमाने में बुक पब्लिश करके। ओके, चलो, सो अल्फ्रेड वेलेस, इस नाम को आपने भूलना नहीं है। अनदर पॉइंट, ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। ओके, सी वेरी इंपॉर्टेंट। डार्विन का जब नाम लिया जाएगा तो तब तक आपको ये जो वर्ड्स है, इस वर्ड को आपको माइंड में आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसलिए डार्विन थ्योरी को माना गया, क्योंकि डार्विन का जो कहना था एक कॉमन एंसेस्टर से सब लोग ओरिजिनेट हो रहे हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ पे जो अर्थ का जो ओरिजिन है, हम जब अर्थ का जो ओरिजिन हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का ओरिजिन कैलकुलेट करेंगे तो दोनों यहाँ पे मैच हो रहे हैं, मतलब जियोलॉजिकल हिस्ट्री और यहाँ पे बायोलॉजिकल हिस्ट्री दोनों मैच होती है। इसलिए डार्विन के थ्योरी को सही माना गया। ओके, कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो। ओके, फाइन। डार्विन रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसको एक बिग बुक भी कहा जाता था, काफी बड़ा बुक था। ओके, हम जो यहाँ है डिफरेंट फॉसिल्स से, जिसके थ्रू हम यहाँ पे बायोलॉजिकल एज यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड इज इलेक्ट्रॉन स्पिन्स रेजोनेंस मेथड, जिपमर 2012 में एमसीक्यू पूछा था। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। हाउ दिस नेचुरल सिलेक्शन वर्क एंड हाउ दिस इवोल्यूशन हैपन्स, इट हैपन्स थ्रू द एडेप्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। एडेप्टेशन इज द important word. Okay, adaptation through the natural selection. Very important. The next important example of natural selection is industrial mechanism, जो हमने अभी देखा। उसके बाद पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, जैसे हमने बैक्टीरियल रेजिस्टेंस देखा, उसी टाइप के पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस जो मॉस्किटो पे भी एक्ट करता है, अलग अलग हिस्से पे एक्ट करता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सो टू समराइज, अगर मैं एक सेंटेंस में बताना चाहूँ तो डार्विन का क्या कहना था? डार्विन का ये कहना था, ओके, यहाँ पे चीज़ आप समझ लो, एग्जाम मतलब ओवरऑल यहाँ पे चीज़ हो क्या रही है। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, राइट। उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफर करते हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, मतलब ठीक है, ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफर करते हैं। हम भी बिकॉज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे से डिफर करते हैं। बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब जब एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं तो मान लो कि ये मर गया, बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक म्यूटेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे क्या होते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, जो जिनके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं आता है, वो उस टाइप के एनवायरनमेंट में
सस्टेन कर पाते हैं, ओके, इनको ही हम यही आगे चल के एक नई पॉपुलेशन बनाते हैं, राइट। इस टाइप की नई पॉपुलेशन बना देंगे हम, इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और ये जो चेंज हुआ, कंप्लीट जो चेंज हुआ यहाँ पे, हम कहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इवॉल्व हो चुकी है। यही बताया हमें डार्विन साहब ने। दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।